देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मत दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुबह से लगातार बम्पर वोटिंग जारी है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके के ट्रेंड सामने आ रहे हैं। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर राहुल गांधी की ओर से किए गए बड़े खुलासे के बाद बिहार चुनाव पर इसका व्यापक असर दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसी बीच बताएंगे कैसे बम्पर वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन उससे पहले दिल्ली से आई है ऐसी खुशखबरी दोस्तों की इंडिया गठबंधन ने 4 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की है। बताएंगे कहां पर यह बड़ी जीत हासिल की गई है। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट तब दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बदलाव से ही बिहार का विकास संभव है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अगर आप भी परिवर्तन का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आज सुबह से लेकर पहले चरण के चुनाव लगातार जारी है। दोस्तों लगातार बम्पर वोटिंग की खबर सामने आ रही है। पहले चरण के चुनाव में 6 नवंबर यानी आज 121 विधानसभा सीटों पर लगातार बड़ी बड़ी कतारें बूथों पर देखने को मिल रही है। दोस्तों सुबह से ही भारी संख्या में लोगों के हुजूम के साथ में एक परिवर्तन की जोरदार हुंकार भरते हुए लोग नजर आ रहे हैं और बूथों पर बम्पर वोटिंग की खबर इस बात की संतुष्टि दे रही है कि परिवर्तन के लिए पूरी तरीके से बिहार तैयार हो चुका है। शाम 6 बजे तक लगातार वोट डाले जाएंगे। दोस्तों ऐसे में 3 करोड़ 75 लाख लोग आज बिहार में बम्पर वोटिंग करने के लिए मैदान में आ रहे हैं और 90,712 पोलिंग बूथ बनाया गया है। 218 जिलों के अंदर 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कई सारे दिग्गज नेता मैदान में उतरे हुए हैं। दोस्तों आज तेजस्वी यादव के राघवपुर में वोट डल रहा है, सम्राट चौधरी के तारापुर में वोट डल रहा है, तेज प्रताप यादव महुआ से अपनी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। दोस्तों उनको लेकर वोट डल रहा है और छपरा में पहले चरण के लिए आज ही धड़ाधड़ वोटिंग की खबर सामने आ रही है। दोस्तों इसी के साथ में दरभंगा के अलीनगर विधानसभा सीट पर भी वोट डाला जा रहा है, जहां से मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में उतरी हुई है। तो जोरदार तरीके का मुकाबला। दोस्तों इनमें से कौन सा नेता आपको हारता हुआ दिखाई दे रहा है, कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिखिएगा, और कौन सा नेता रिकॉर्ड वोटों से जीतेगा ये भी जरूर लिखिएगा दोस्तों। लेकिन एक जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है बम्पर वोटिंग के बीच में वो ये कि महागठबंधन को देश के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के अंदर जबरदस्त तरीके से जीत का मौका मिला है। दोस्तों दरअसल हुआ ये कि भाजपा और आरएसएस के निशाने पर रहने वाले जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में स्थापित है दोस्तों, जिसे लेकर आरएसएस और बीजेपी के लोग अमूमन उल्टा बयान देते रहते हैं। भारत के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू को नीचे गिराने की सारी कोशिशें की जाती है। इस बार तो आरएसएस के 100 साल होने पर जेएनयू के अंदर परेड भी किया गया था दोस्तों, और जेएनयू के छात्रों के साथ में आरएसएस के लोगों की जोरदार भिड़ंत हो गई थी और माहौल काफी गर्मा गया था। ऐसे में अब जेएनएसयू के चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों आपको बता दें कि मंगलवार को वोट डाला गया था, इसके बाद अब नतीजे घोषित हो गए हैं। दोस्तों नतीजों में एकदम एक तरफा इंडिया गठबंधन की जीत होती हुई नजर आ रही है, यानी मोदी और शाह और आरएसएस के तमाम तरीके के प्रयास के बावजूद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी पैर तक नहीं रख पा रही दोस्तों, यानी एक तरफा महागठबंधन की प्रचंड जीत हो रही है। आपको बता दें कि 4 सीटों को लेकर वोट डाले गए थे, जिसमें एक प्रेसिडेंट का पोस्ट था दोस्तों, यानी अध्यक्ष का पोस्ट था, जहां पर पहले कन्हैया कुमार जेएनयू के अंदर जीत चुके हैं। दूसरा पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट का था, तीसरा जनरल सेक्रेटरी और चौथा ज्वाइंट सेक्रेटरी का था। दोस्तों चारों के चारों सीटों पर महागठबंधन ने एक तरफा जीत हासिल की है। 2024 के चुनाव में जेएनयू में पहली बार एबीवीपी ने संयुक्त सचिव पोस्ट यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर पहली बार चुनाव जीतकर दावा किया था कि वो अब आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर ले जाएंगे, छात्रों के बीच इसको फैलाएंगे, और संघ वाले भी जेएनयू के अंदर पूरी तरीके से तत्पर हो गए थे, एक्टिव हो गए थे। उनको लग रहा था कि जेएनयू के अंदर ऐसे ही अगर एक्टिविटी करते रहेंगे तो उनकी विचारधारा को जनता स्वीकार कर लेगी, खासकर जो पढ़े लिखे युवा हैं वो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जेएनयू के अंदर पढ़े लिखे युवा हैं और वो जानते हैं कि उनका हित कौन सी विचारधारा में है और कौन सी विचारधारा जेएनयू को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। आपको बता दें दोस्तों जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार जेएनयू के अंदर प्रेसिडेंट के पोस्ट पर आदिति मिश्रा चुनावी मैदान में उतरी थी दोस्तों। उनको लेफ्ट गठबंधन यानी महागठबंधन की सारी पार्टियों का समर्थन मौजूद था दोस्तों, और लेफ्ट यूनिटी नाम से संगठन बनाया गया था जिसके टिकट पर वो चुनाव लड़ रही थी, यानी सबने मिलकर सपोर्ट किया तो वो सबसे आगे चल रही थी दोस्तों। यानी प्रेसिडेंट के पोस्ट पर आदिति मिश्रा आगे है, और वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर भी लेफ्ट यूनिटी को सबसे ज्यादा वोट मिला है, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर एबीवीपी वाला है, लेकिन अंतर काफी ज्यादा है वोटों का, तकरीबन 2 गुना का फासला है दोस्तों। तो ये सीट भी यानी वाइस प्रेसिडेंट की सीट भी महागठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि तीसरी सीट है ज्वाइंट सेक्रेटरी की, जहां पर दानिश अली चुनाव लड़ रहे थे लेफ्ट यूनिटी की ओर से, उनको सबसे ज्यादा वोट मिला है। दूसरे नंबर पर एबीवीपी का व्यक्ति अनुज मौजूद है दोस्तों, जबकि जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर सुनील यादव लेफ्ट गठबंधन महागठबंधन की ओर से लीड बनाए हुए है। ये सीट भी महागठबंधन के खाते में जा रही है। तो एक पर आदिति मिश्रा, दूसरे
पर गोपिका, तीसरे पर महागठबंधन के सुनील यादव और चौथे पर दानिश अली आगे चल रहे हैं। सब मिलकर महागठबंधन को एक बड़ी जीत दिलवा रहे हैं। हर वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया था दोस्तों, इसका नतीजा है कि सभी वर्गों ने एक साथ सपोर्ट करते हुए देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के अंदर महागठबंधन की विचारधारा को एकदम खूंटे की तरह गाड़ दिया है दोस्तों, और स्पष्ट कर दिया है कि जेएनयू के अंदर कोई भी आरएसएस और एबीवीपी की विचारधारा नहीं चलेगी। ये देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की तूती बोलती है और आगे भी बोलती रहेगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एक पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी से यही उम्मीद की जाती है, और ये जो नतीजे हैं ये कहीं ना कहीं बिहार के साथ साथ देश के हर उन राज्यों को एक मैसेज देंगे जहां पर सांप्रदायिक ताकतों को जीत मिल जाती है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल की पहुंचे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार में पहले फेज के चुनाव को लेकर 122 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में खबर यह है दोस्तों कि राहुल गांधी की ओर से एक दिन पहले एक जोरदार तरीके का धमाका किया गया। राहुल गांधी ने हरियाणा के अंदर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए एक के बाद एक कई दर्जन बंडल सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए दोस्तों। राहुल गांधी ने अचानक से मीडिया में जानकारी दी और बताया कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इसके बाद मीडिया वाले पहुंचे, उनको लगा कि बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी कुछ चर्चा करेंगे क्योंकि पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि राहुल गांधी तो भर भर कर सबूतों के बंडल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच गए हैं। और इसके बाद असली धमाका होता है दोस्तों। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम एच फाइल रखा गया था, यानी हाइड्रोजन बम फाइल। इसके बाद राहुल गांधी एक एक करके सबूतों का पूरा बंडल निकाल कर मीडिया के सामने रखते हुए प्रेजेंटेशन देते हैं दोस्तों। राहुल गांधी सारे सबूतों को सबके सामने दिखाते हुए बताते हैं कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी 74 सीटें जीत रही थी, पार्टी के साथ ऐसा धोखा किया गया कि कांग्रेस को केवल 35 के इर्द गिर्द सीटें मिली दोस्तों। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने दावा किया कि मतदाता सूची में हरियाणा के अंदर 25 लाख एंट्री फर्जी और डुप्लीकेट थे, जिससे परिणाम को प्रभावित किया गया। राहुल गांधी उप आंकड़े के तौर पर लाखों डुप्लीकेट, अमान्य पते और बल्क वोटर की बात रखते हैं। ब्राजीलियन मॉडल का एग्जाम्पल देते हुए राहुल गांधी ने उदाहरण के तौर पर एक महिला की फोटो दिखाई और बताया कि यह महिला ब्राजील की रहने वाली है और यह महिला वहां की एक मॉडल है जो 10 बूथों पर 22 बार अलग अलग नामों का इस्तेमाल करके वोट डालने के लिए हरियाणा में पहुंची थी, यानी इसके नाम से वोट पड़ा था। सोचिए दोस्तों कितना अनोखे लेवल की धांधली चल रही है दोस्तों हरियाणा में। हर 8 में से 1 वोटर फर्जी है, इसलिए मतदाता सूची की विश्वसनीयता भी संदिग्ध है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट झूठी है तो चुनाव आयोग की बुनियाद हिल जाती है। इस पर चुनाव आयोग और पूरे प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने एक और आरोप लगाया, वो कहते हैं कि पोस्टल बैलेट के पैटर्न और बाकी मतों के रुझानों में असामान्य अंतर देखने को मिला, जो पहले कभी इसी तरीके से नहीं देखने को मिला था। यानी पोस्टल बैलेट से परिवर्तन की आहट समझ में आ रही थी दोस्तों, लेकिन बाद में जब ईवीएम खुलते हैं तो वोटिंग का पैटर्न एक अलग तरीके का नजर आता है और संदिग्ध नतीजे आते हैं। इसके बाद राहुल ने छठा सवाल खड़ा करते हुए ईसीआई यानी चुनाव आयोग पर मिली भगत के आरोप लगाते हुए साथ में यह भी कहा कि बेघर वोटरों के हाउस नंबर 0 जैसे स्पष्टीकरण को भ्रामक बताया। यानी चुनाव आयोग ने कहा था कि जिन लोगों के अपने घर नहीं होते हम उनके घर के आगे, उनके एड्रेस के आगे 0 लगा देते हैं। राहुल गांधी ने ऐसे कई एग्जाम्पल दिखाए जिसमें लोगों के पास घर है, इसके बावजूद उनके हाउस का नंबर 0 है। यानी चुनाव आयोग का वो जो दावा है दोस्तों वो भी पूरी तरीके से फेल होता है। 7वां सवाल राहुल गांधी क्रॉस स्टेट वोटिंग और सीसीटीवी की संदिग्धता को लेकर खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा हरियाणा, यूपी जैसे अलग अलग जगह पर वोटिंग करने के संकेत हैं। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग आदि को नष्ट या उपलब्ध नहीं करवाने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए एसआईआर को षड्यंत्र बताते हुए बिहार चुनाव में इस मामले को राहुल गांधी ने जोड़कर जेनजी समर्थकों से एक अपील की है दोस्तों। यानी लगातार सुबह से बंपर वोटिंग जारी है और राहुल गांधी की एक अपील आई है। राहुल गांधी कहते हैं कि बिहार के मेरे युवा साथियों, मेरे जेनजी भाइयों और बहनों, कल का दिन सिर्फ मतदान का दिन नहीं है, यानी वो आज की बात कर रहे हैं, बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करने का दिन है। आप में से कई पहली बार वोट डालने के लिए जा रहे हैं। ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं है बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपने देखा हरियाणा में किस तरह भयंकर वोट चोरी का खेल खेला गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह इन लोगों ने जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की। अब इनकी नजर बिहार पर है, आपके वोट पर है, आपके भविष्य पर है। कल बड़ी संख्या में आपने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट करना है। महागठबंधन के अपने प्रत्याशी
प्रत्याशियों को वोट दीजिए। बूथ पर हो रही हर साजिश और हर हेर फेर से सतर्क रहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जागरूक जनता। बिहार के भविष्य आपके हाथ में है। वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को हराइए। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपने वोट से लोकतंत्र को बचाइए। बिहार को जगाइए। जय बिहार, जय हिंद। आपका साथी राहुल गांधी। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस मामले पर। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी का अपील दूर तक पहुंचने वाला है और वो जंजीर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो भाजपा के लोग पहले ही उछलने कूदने लगते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे बयान पर, इस राहुल गांधी के पूरे मैसेज पर। इसी के साथ में जिस हरियाणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर रहे थे राहुल गांधी, दोस्तों उसी हरियाणा को लेकर एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी तेजी से शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ये वीडियो शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि हरियाणा से वोट चोरी मॉडल बिहार की ओर चल पड़ा है। दरअसल दोस्तों छठ पूजा में स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए मोदी सरकार के पास पैसे नहीं थे। झूठ झूठ हवाई बातें की गई और रेलवे 12,000 ट्रेन चलाएगी, इस तरीके के दावे किए गए। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें लोग ये बोलते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट कटवा दिया क्योंकि वो बिहार के रहने वाले हैं और प्रवासी के तौर पर यहां पर हरियाणा में रह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको वापस बिहार भेज रही है ताकि वहां पर जाकर यानी बिहार में जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल सके। इस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि छठ पूजा के बाद अब प्रवासी बिहारियों को बिहार चुनाव में बीजेपी अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए रेल मंत्रालय से स्पेशल ट्रेन चलवा रही है और प्रवासी बिहारियों के आने जाने का टिकट और खाने पीने का खर्चा इत्यादि भी दिया जा रहा है। सत्ता का कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है और गरीबी का कैसे मजाक उड़ाया जा सकता है, ये कोई बीजेपी वालों से सीखे। यानी शासन प्रशासन के लोग ऐसा लग रहा है कि एक तंत्र के लिए काम कर रहे हैं, एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की स्पेशल ट्रेन जब बिहार के लोग मांग कर रहे थे छठ पूजा के टाइम में, फेस्टिवल के टाइम में, तब उनको ट्रेन मुहैया नहीं करवाई गई, लेकिन अब अलग अलग से स्पेशल ट्रेनें चल रही है दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों से। ऐसे में करनाल की इस ट्रेन ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को एक्सपोज कर दिया है दोस्तों। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तैयारी पर गंभीर सवाल उठते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके से टिकट कटा कर प्रवासी लोगों को बिहार वापस भेजकर वोट लेने की जो तरकीब अपनाई जा रही है, इसकी जमकर आलोचना की जानी चाहिए और चुनाव आयोग को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। तभी माना जाएगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता है, वरना गंभीर आरोप तो इनके ऊपर लगते आ रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी ने बिहार के बेतिया में चनपटिया में जाकर सभा को संबोधित किया। उन्होंने सभा में कहा कि 20 साल में सरकार ने बस आपको संघर्ष करने की आदत डलवाई है। चंपारण की धरती से आजादी के आंदोलन की शुरुआत हुई। यहाँ के किसानों की आवाज महात्मा गांधी ने उठाई थी और ब्रिटिश सरकार को घुटनों पर ला दिया था। ऐसे में अब अंग्रेजों का शासन तो नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी का साम्राज्य है। मोदी के साम्राज्य में किसान कर्ज लेता है और ब्याज चुकाते चुकाते उसकी कमर टूट जाती है। आपका कर्ज कभी माफ नहीं होता, लेकिन अंबानी और अडानी के लाखों करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री बिहार के सीएम को अपने मंच पर नहीं लाते। दूसरी पार्टी पर सवाल उठाते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव की फोटो छोटी छोटी कांग्रेस पार्टी के मंच पर क्यों लगाई गई है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिटिंग मुख्यमंत्री के साथ में रैली करने से हिचकिचा रही है और तेजस्वी यादव की कांग्रेस के रैली में क्यों छोटी फोटो लगी है, इस पर सवाल खड़ा करते हैं। जबकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर कई सारी संयुक्त सभाएं कर चुके हैं। राहुल गांधी के कहने के बाद कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर तेजस्वी यादव का समर्थन किया और साफ तौर पर कहा कि हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे इंडिया गठबंधन के जीतते ही। तो फिर इसके बाद अब क्या बच जाता है कि नरेंद्र मोदी को लगता है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल में आपसी सहमति नहीं है। पिछले कई सालों से बल्कि कई दशकों से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन कभी नहीं टूटा दोस्तों, और बीजेपी के लिए ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके साथ बीजेपी ने मोदी के आने के बाद अपना गठबंधन ना तोड़ा हो। चाहे भारतीय जनता पार्टी की पुराने समय से कट्टर सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल वाला मामला हो, जहां पर अकाली बीजेपी से अलग हो गई दोस्तों, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के सबसे कट्टर समर्थकों में से एक शिवसेना भी बीजेपी से अलग हो गई, क्योंकि भाजपा शिवसेना को ही निगल गई दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम गठबंधन धर्म के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहिए, खासकर मोदी और शाह को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए दोस्तों। जो 2014-15 के बाद से जब देश की राजनीति के मुख्य पटल पर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन की कई पार्टियों को अपने से मिलाकर समाप्त कर डाला। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें साउथ के एक्टर विजय थालापति ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी टीवीके की ओर से वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बीते दिन उन्होंने महाबलीपुरम के अंदर एक होटल में मीटिंग की। इसमें विजय को 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए टीवीके पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया गया दोस्तों। साथ ही पार्टी ने उन्हें चुनावी गठबंधन तय करने का पूरा अधिकार सौंप दिया। करूड़ में भगदड़ के बाद पहली बार विजय ने स्पेशल जनरल काउंसिल की एक बैठक बुलाई दोस्तों, जिस बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने 2026
2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुकाबला सिर्फ टीवी के पार्टी और सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी के बीच में होगा, ये स्पष्ट कर दिया है। यानी अब केवल दो ही पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में नजर आएगी, एक तो थलपति विजय की पार्टी और दूसरा कांग्रेस पार्टी के सहयोगी डीएमके की पार्टी यानी डीएमके पार्टी और टीवी के बीच में मुकाबला होगा। कुल मिलाकर वो कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके का अब तमिलनाडु में कोई रोल नहीं बचा है। मुख्य विपक्ष के तौर पर टीवी के पार्टी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी जो तमिलनाडु में अपने विस्तार को लेकर तमाम तरीके के आंकड़े सेट करने की कोशिश कर रही थी दोस्तों, अब उस बीजेपी के लिए भी एक जोरदार तरीके का झटका है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके के साथ मिलकर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती अगर डीएमके को कोई दे सकता है तो टीवी के पार्टी दे सकती है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारत में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से सबसे ज्यादा उल्टा सीधा अगर किसी के खिलाफ बोला जाता है तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, इनको लेकर व्हाट्सएप पर तो ऐसी ऐसी सामग्रियां फैलाई जाती है, यानी ऐसे उल्टे सीधी बातें, बिना तर्कों की बातें, कुछ भी बोला जाता है दोस्तों, बिना किसी रेफरेंस के उनके चरित्रों का हरण किया जाता है दोस्तों। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या क्या झूठ फैलाया जाता है आप लोग जानते ही हैं। लेकिन महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जिस स्टाचर के नेता थे दोस्तों, यानी जिस योग्यता के नेता थे, वैसा भारत में आज तक कोई नहीं हुआ। और इस बात को चाहे अंधभक्ति में लीन लोग स्वीकार करें या ना करें, यह वास्तविकता है, ये फैक्ट है जिसे दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। हुआ ये कि अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के अंदर एक ऐतिहासिक चुनाव हुए। इस चुनाव में भारत के गुजरात के रहने वाले जोहरान ममदानी ने मेयर के पोस्ट पर चुनाव जीता दोस्तों। युगांडा में जन्मे 34 वर्षीय ममदानी मुस्लिम परिवार से आते हैं और भारत के गुजरात से उनके पिता अमेरिका गए थे, जहां पर उनका अच्छा खासा बिजनेस है। और ममदानी पहली बार चुनाव लड़े दोस्तों, और उनको न्यूयॉर्क यानी दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक शहर में मेयर बनने का मौका मिला। चुनाव जीते और मात्र 34 साल के हैं। ऐसे में उन्होंने अपना बयान देना शुरू किया दोस्तों, और जीत की खुशी के बाद उन्होंने भाषण में जो बातें बोली दोस्तों, इससे पता चलता है कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का कद कितना बड़ा है। उन्होंने कहा कि भविष्य हमारे हाथ में है। न्यूयॉर्क आज रात तुमने बदलाव का जनादेश देकर एक नई राजनीति, एक नए किफायती शहर और एक जवाबदेह सरकार का जनादेश दिया है। ममदानी ने अपने भाषण में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भाषण याद किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि इतिहास में कभी कभी ऐसा पल आता है जब हम अपने पुराने युग से नए युग की ओर बढ़ते हैं, यानी पुराना युग खत्म होता है और नया युग शुरू होता है। राष्ट्र के लंबे समय से दबी आत्मा अपनी अभिव्यक्ति पाती है। आज रात हमने पुराने से नए की ओर बढ़ने का फैसला लिया है। इसके बाद वो महात्मा गांधी की बातें भी करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, उन्हें जवाहरलाल नेहरू का भाषण याद आया, तो इसी से पता चलता है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को लेकर क्या लोगों के मन में है। और दुनिया के ऐसे ऐसे लोगों में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की प्रतिष्ठा है दोस्तों, जो लोग दुनिया में बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि कुछ अंधभक्तों को लगता है कि वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करके उनको नीचे गिरा लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो इतिहास के पन्ने में अमर हो चुके हैं और दुनिया की कोई ताकत जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी के वजूद को इतिहास के पन्ने से नहीं हटा सकते। और यही होता है जब कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ा काम करता है तो इतिहास के पन्ने में छप जाता है, फिर चाहे उसे हटाने के लिए और उसके बराबरी करने के लिए कुछ लोग कितना प्रयास क्यों ना कर ले। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भारत का गर्व है, भारत की आत्मा है, तो अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार के विधानसभा चुनाव में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं अखिलेश यादव दोस्तों। अखिलेश यादव पहले 5 या 6 रैली करने वाले थे, लेकिन इसे बढ़ाकर 10 से 12 रैली कर दी गई है। कारण यह है कि अखिलेश यादव को बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, पूरे बिहार में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तेजस्वी यादव एक एक दिन में 17-17, 18-18 रैलियां करके ज्यादा से ज्यादा सीटों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अखिलेश यादव अब तेजस्वी का साथ देने के लिए एक एक दिन में 4-4, 5-5 रैली करके अपने तरीके से ज्यादा सीटों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जहां तेजस्वी नहीं पहुंच पा रहे वहां अखिलेश पहुंच जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने बिहार के अंदर और कुछ दिन देने का फैसला लिया है, यानी उनके जो पहले का प्रोग्राम तैयार किया गया था उसके अनुसार अब तक उनका कैंपेन बिहार में खत्म हो जाता दोस्तों। वो केवल 5-6 रैलियों में या लगभग 10 के आसपास रैलियों में पहुंचने वाले, तो उससे ज्यादा में उनकी रैली नहीं होने वाली थी, लेकिन अब ये बढ़कर 15 से 20 के आसपास पहुंच चुकी है दोस्तों। यानी 2 दिन और रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि महागठबंधन की एक एक सीट को कवर किया जाए। और अखिलेश यादव को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह भी होता है दोस्तों। अखिलेश जाते हैं तो लोगों को याद आता है कि ये वही नेता है जिन्होंने 2024 के चुनाव में बीजेपी को पटकनी दी थी और औंधे मुंह भाजपा गिरी थी उत्तर प्रदेश के अंदर। और अखिलेश यादव जानते हैं कि कैसे भाजपा को हराया जा सकता है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों
बीजेपी के रैली का एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में महिलाएं बीजेपी की रैली में पहुंचती हैं तो उनसे पत्रकार पूछते हैं कि आप लोग किसको वोट दीजिएगा, तो इस पर महिलाएं कहती है कि हम लोग तो तेजस्वी जी को वोट देंगे। तो महिलाएं परिवर्तन के लिए पूरी तरीके से तैयार है दोस्तों। फिर पत्रकार पूछता है कि आप ऐसा क्यों कह रही है, आपको तो 10,000 रुपए नीतीश कुमार की सरकार ने दिया है। तो इस पर महिला कहती है कि हाँ, हमको 10,000 रुपए दिए हैं तो इसीलिए हम इनके रैली में आए हुए हैं, और बाकी वोट तो हम महागठबंधन को देंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि वो 10,000 रुपए पहुंचाकर महिलाओं से उनके वोट को खरीद लेंगे, लेकिन ये एकदम उल्टा भी पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिनको पैसे मिले नहीं है। और अगर एक ग्रुप के अंदर कुछ महिलाओं को पैसे मिल जाता और कुछ को नहीं मिलता, तो जिनको नहीं मिलता वे लोग तो पूरे एग्रेसिव तरीके से विरोध करते हुए खिलाफ में वोट डालते हैं दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले में, अगर आप भी मानते हैं कि 10,000 वाली थ्योरी औंधे मुंह गिरती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के अंदर विकास कार्य की समीक्षा के दौरान जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में हंगामा हो गया। और जिला अधिकारी कार्यालय के सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की बैठक के दौरान पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद में हाथापाई जैसी नौबत बन गई दोस्तों, जिसके बाद सांसद अपने आप को गुंडा बताने लगा और यहाँ पर जिले के विकास की क्या बातें होती आपस में ही सिर्फ टब्बल शुरू हो गया दोस्तों। लोगों को बीच बचाव करना पड़ा। इसी के साथ में प्रकाश राज ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को अपना नाम ब्राजील जनता पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि ब्राजील से कोई एक महिला हरियाणा में आकर 22-22 जगह वोट डाल दे रही है। तो ये तो एक तरीके से चमत्कार हो रहा है और ब्राजील के लोग भी भारत में आकर वोट डाल दे रहे हैं। जैसा राहुल गांधी ने दावा किया कि 22 जगह ब्राजील की एक मॉडल ने भारत के अंदर वोट डाला, ऐसा आंकड़ों से पता चल रहा है। और प्रकाश राज भी तंज कसने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे दोस्तों। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता आरके सिंह ने अब बीजेपी को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। दरअसल आरके सिंह का एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने बोला था कि लगभग 62,000 करोड़ के आसपास का घोटाला बिजली विभाग में बिहार के अंदर हुआ है। एक मीडिया वाले ने इंटरव्यू लिया था, आप लोग जानते हैं कौन सी मीडिया एजेंसी है। बाद में उनके बयान को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया दोस्तों, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि बचाने के लिए सारे प्रयास कर रही है। इसके बाद अजीत अंजुम पहुंच गए आरके सिंह से मुलाकात करने के लिए और आरके सिंह ने एक बड़ा सा इंटरव्यू दिया अजीत अंजुम को दोस्तों। यानी बातें एकदम क्लियर रखी गई और उन्होंने फिर से 62,000 करोड़ के घोटाले का समर्थन करते हुए कहा कि मैं इस बात पर अडिग हूं कि घोटाला हुआ है और घोटाले पर जांच होनी चाहिए। अब देखते हैं भाजपा की सरकार कोई कदम उठाती है नहीं उठाती, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के पावर मिनिस्टर के तौर पर काम कर चुके हैं और इन्हीं के नेतृत्व में दावा किया गया था कि पूरे देश भर के अंदर बिजली हर गांव में पहुंचा दिया गया है, हर गांव तक बिजली पहुंच चुका है, खंबे लग चुके हैं और आरके सिंह को इसके लिए एक क्रेडिट दिया जाता है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखा हो जाएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत धन्यवाद।